हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। बच्चों, अभी तक हमने अकाउंटिंग की मीनिंग को समझा लास्ट क्लास में। अब हम आगे अकाउंटिंग की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है उसको समझेंगे आज। एंड एक बिजनेस एंटरप्राइज में जो पूरे साल जो एक अकाउंटिंग प्रोसेस होती है, स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होगी, वो उसको आज हम कवर अप करेंगे आज की क्लास में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। सबसे पहले देखो, जो डेफिनेशन है आपकी, इट इज गिवन बाय अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। इस डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है इसको पहले समझते हैं आज। इसमें है बच्चों, वो कहता है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। दिस इज एन आर्ट, एक तरीका है, एक मैनर है जिसको फॉलो करके हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग डेटा को कलेक्ट करके उसको हम रिकॉर्ड करते हैं एक जगह पे अकाउंटिंग बुक में। सो दिस इज द स्टेप ऑफ व्हाट, रिकॉर्डिंग। किस चीज को रिकॉर्ड करेंगे, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। तो रिकॉर्ड करने का एक तरीका होगा, उस तरीके को फॉलो करके हम चीजों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नोट डाउन करेंगे या रिकॉर्ड करेंगे। हम रेंडमली कोई भी चीज उसमें डाल नहीं सकते, राइट। उसके बाद वो कहता है रिकॉर्डिंग के बाद हमें इसकी क्लासिफिकेशन करनी होती है, दैट इज नोन एज क्लासिफाइंग। ना क्लासिफाइंग का मतलब है, देखो, जब आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हो, जितनी सारी आइटम्स आपके बिजनेस एक्टिविटीज में कवर होता है वो सारी की सारी आप रिकॉर्ड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, आपने अगर सामान खरीदा आपने दिखा दिया परचेजेस, अगर आपने सामान बेचा आपने लिख दिया उसमें सेल्स, अगर आपने कोई एक्सपेंस पे करा, फॉर एग्जाम्पल रेंट, और भी हो सकती है जैसे आपकी सैलरीज, और हो सकती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो ये सारी चीजें जो है आपकी एक्सपेंसेस है। जब जब जो जो एक्सपेंस होता गया आपने क्या करा, डेट के हिसाब से एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो भी इंफॉर्मेशन आपकी है वो सारी की सारी चीजों को आप लिखते गए, रिकॉर्ड करते गए। चाहे वो परचेज है, चाहे वो सेल है, चाहे वो आपका रेंट है, चाहे आप सैलरी पे कर रहे हो या इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो, जितने सारे एक्टिविटीज है सबको आपने रिकॉर्ड कर दिया, राइट। रिकॉर्ड जो करोगे आपके डेट के हिसाब से सारे तो लिख दिया, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल को आपने कुछ सामान खरीदा, परचेज करा, 3 अप्रैल को आपने क्या करा, फिर से सामान खरीदा, 4 अप्रैल से आपकी सेल होना शुरू हो गया, कस्टमर आने शुरू हो गए। तो जब जब कस्टमर्स आते गए आप उसको डेट के हिसाब से लिखते गए, दैट इज योर रिकॉर्डिंग, वो होगी आपकी रिकॉर्डिंग। अब ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि सेल एक ही बार हुआ होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा कि परचेज एक ही बार करा होगा। साल में आपने पता नहीं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक 200 बार आपने परचेज करा होगा। कभी उधार पे खरीदा होगा, कभी आपने कैश पे करके खरीदा होगा। सेल के लिए भी सेम है, आपने हर दिन आपके पास कस्टमर्स आते हैं, तो हर दिन जो आप सेल करते हो, किसी को उधार पे बेचते हो, किसी को कैश में भी आप सामान बेचते हो, उसकी आपने रिकॉर्ड करा डेट के हिसाब से। रेंट आप पे करते हो एक पर्टिकुलर डेट, हर महीने मान लो आपने पे करा। सैलरी आपने पे करा अपने स्टाफ को, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने पे करा। तो ये डेट के हिसाब से रिकॉर्डिंग तो हो गई। अब हमें अगर मान लो किसी भी दिन आके कोई भी यूजर, फॉर एग्जांपल ओनर आके, ये सारे बुक्स तो अकाउंटेंट बनाएगा एक बिजनेस एंटरप्राइज पे। अब ओनर आके अकाउंटेंट से पूछता है, अभी तक 6 महीने, मान लो 6 महीने हो गए, 6 महीने तक हमने टोटल परचेज कितना करा, टोटल सेल कितना करा, बताओ। अब उसने क्या करा, रिकॉर्डिंग जहां पे करा था तो बहुत मोटी सी बुक बन गई ना आपकी। 1 अप्रैल से लेके 6 महीने तक आपने पता नहीं क्या 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 कितनी बार आपने रिकॉर्ड करा होगा, परचेज 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 परचेज। तो ये जरूरी है कि रिकॉर्डिंग के साथ साथ हमें उसकी क्लासिफिकेशन भी करनी पड़ती है, यानी कि सेम नेचर ऑफ आइटम को आपने ढूंढना है। व्हेन आई एम सेइंग सेम नेचर ऑफ आइटम्स, इसका मतलब हुआ जैसे परचेज 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 परचेज, पूरे साल जो आपने परचेज करा होगा वो सारे परचेजेस को इकट्ठा करके एक जगह डाल दो, ये परचेज करा। उसी तरह जब जब आपने सेल करा, सारे सेल्स को उसमें से निकाल के आप एक जगह डाल दो। ये निकालने का मतलब है, आप ऐसे नहीं करोगे 6 महीने बाद, 1 साल बाद करोगे। आप साइड बाय साइड जैसे जैसे रिकॉर्ड करते जाते हो, वैसे वैसे उसकी अलग अलग जगह पे उसकी क्लासिफाई भी, सब डिवीजन भी करते जाते हो।
तो इससे हमारे लिए आसानी ये होगी कि हमने पूरे साल या 6 महीने के अंदर टोटल पैसे कितने रुपए का हमने परचेज करा, यहां से पता लग जाएगा आपसे। टोटल कितने का सेल करा, यहां तक पता लग जाएगा। टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने कितना पे करा, यहां से आपको पता लग जाएगा। हमने किसी एक पर्टिकुलर बंदा है, जैसे मान लो अजय, अजय को कितने रुपए का सामान आपने बेचा, उधार पे बेचा, वो इससे पता लग जाएगा, क्योंकि आप रिकॉर्डिंग के साथ साथ ये सारे क्लासिफाई सब डिवीजन भी उसकी करते जाते हो। दिस इज नोन एज क्लासिफिकेशन। इसका एक एग्जांपल देता हूं। सपोज कोई सर्वेयर आता है आपके स्कूल में, वो पूछता है आपके स्कूल के ऑफिशियल से जो डेटा मेंटेन करते होंगे कि आपके स्कूल में टोटल बच्चे कितने। उन्होंने कहा सर हमारे पास टोटल ना 5,000 बच्चे हैं। बोले ये जो 5,000 स्टूडेंट है ये हमारी क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक की। तब वो सर्वेयर ने पूछा नहीं, हमें क्लास 11 की डेटा चाहिए, क्लास 11 में कितने बच्चे। तो उन्होंने क्या करा होगा, क्लास के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये सारे 12 के 12 क्लासेस के उसने अलग 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 डेटा मेंटेन करा होगा। अब उसने कहा ना कि क्लास 11 में कितने बच्चे हैं, तो मान लो उसने रिकॉर्ड करा हुआ है क्लास 11 ये है आपकी। वो कहता है क्लास 11 में जो है हमारे पास टोटल है मान लो 3,000 स्टूडेंट्स, अकेले क्लास 11 में। अगर ऐसा है तो क्लास 11 में जो 3,000 स्टूडेंट्स हैं उसमें अलग अलग स्ट्रीम भी होगा आपका। तो उन्होंने क्या डेटा बनाते समय इसको अलग अलग स्ट्रीम में भी बांट दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल एक आपकी आर्ट्स की स्ट्रीम होगी, एक आपका कॉमर्स का स्ट्रीम होगा, एक आपका साइंस का स्ट्रीम होगा। उन्होंने इसको सब डिवाइड कर दिया, क्लासिफाई कर दिया, इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। अब उन्होंने बताया कि हमारे पास आर्ट्स में जो है टोटल 1200 स्टूडेंट्स है, कॉमर्स में 1000 स्टूडेंट्स है और साइंस में हमारे पास टोटल 800 स्टूडेंट है। तो ऐसे हमारे पास क्लास 11 में टोटल कितने बच्चे हैं, 3000 बच्चे हैं। तो देखो टोटल स्कूल में 5,000 बच्चे थे, उसमें से उन्होंने पूछा, वो यूजर है जो सर्वेयर आया हुआ है, उसने पूछा क्लास 11 में कितना है, वो डेटा दिखा दिया 3000। अब उस 3000 में उसने कहा कॉमर्स में कितने बच्चे, देन ही शोड दिस थिंग कि 1000 बच्चे। तो क्लासिफिकेशन से ये फायदा होता है। जैसे अकाउंटिंग में भी अब किसी ने पूछा परचेज कितना हुआ पूरे साल में, बोले ये देख लो ये परचेज हुआ। अब ये तो हो गया आपकी क्लासिफिकेशन। देन साल के एंड में ये थ्रू आउट द ईयर चलेगा। फिर हम क्या करते हैं, साल के एंड में आके इसकी समराइजिंग करते हैं ना। व्हाट डू यू मीन बाय समराइजिंग? समराइजिंग का मतलब है किसी भी चीज को जब हम छोटा करके दिखाते हैं, दैट इज द स्टेप ऑफ समराइजिंग। छोटा कर देना। यानी कि देखो आपने जो क्लासिफिकेशन करा यहां पे पता नहीं कितने सारे आइटम है, परचेज, सेल, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, तुम्हारे अजय, विजय, जो भी जिनको जिनको आपने उधार पे सामान बेचा, मान ले ऐसे 50 लोगों को आपने सामान बेचा होगा उधार पे, 50 लोगों से आपने उधार पे सामान खरीदा होगा, सबका अलग 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 जगह पे आपने यहां पे नोट भी करा होगा उसको अलग अलग नाम से। तो अब उसमें से उस चीज को ढूंढना कि अजय को हमने अजय से हमने कितने पैसे लेने हैं, वो कितने रुपीस का था, कैसे पता चलेगा? अब उसको ढूंढना पड़ेगा सेक्शन में जाके आपको कि अरे अजय का कितना है, राइट? तो हम क्या करते हैं, साल के एंड में एक स्टेटमेंट बना देते हैं, दिस इज नोन एज ट्रायल बैलेंस। उस स्टेटमेंट में हम क्या लिखते हैं, सारे जो आइटम है, जो भी एक्टिविटी आपने करा होगा वो सारे यहां पे लिख दो, परचेज, फिर लिख दो आप सेल्स, फिर लिख दो आप रेंट, फिर लिख दो आप सैलरीज, जो जो आपने करते गया, अजय, विजय, ठीक है, उसके बाद मोहन, रमेश, जिनके जिनके साथ आपने ट्रांजेक्शन करा, वो सारी की सारी चीजें उसमें सारे अकाउंट्स के नाम लिख दो यहां पे। दैट इज कॉल्ड समराइजिंग। और इसी के बाद इसी स्टेटमेंट से हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बनाओगे, ये सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते क्या हैं? एक तो मैंने कहा ये आपका ट्रायल बैलेंस बन गया, जिसमें आपने क्या करा, ये जो आपने क्लासिफिकेशन करा था ना अलग अलग जगह पे, जैसे अजय का अलग एक जगह पे लिखा हुआ था, परचेजेस अलग जगह लिखा हुआ था, सेल अलग जगह नोट कर रहे थे, इन सब की एट द एंड ऑफ द ईयर टोटलिंग कर दो हर एक की।
ये सारी टोटलिंग हो जाएगी, और ये जो टोटल आएगा उठा के इन टर्म्स ऑफ रुपीज यहां पे सारे दिखा दो, पूरे साल की टोटल, वो बन गई आपकी ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस से हम तीन चीजें और बनाते हैं ट्रायल बैलेंस से। पहला है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा बनता है एट द एंड ऑफ द ईयर आपकी बैलेंस शीट। आपने सुना भी होगा ये टर्म, बैलेंस शीट। अब ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, और बैलेंस शीट जो है इसको हम पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं, जिससे हमें क्या पता लगता है एट द एंड ऑफ द ईयर एक कंपनी या एक बिजनेस एंटरप्राइज की पोजीशन क्या है, कितना प्रॉफिट कमाया वो आपका, उसके बाद कितना कैपिटल ओनर ने इन्वेस्ट करा हुआ था, अब वो कितना हो गया, प्रॉफिट को ओनर के अकाउंट में हम जोड़ देंगे, ठीक है, उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। कैपिटल मतलब ओनर ने जितना पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है बिजनेस में, उस फर्म की या उस बिजनेस एंटरप्राइज की टोटल प्रॉपर्टीज कितने हैं, टोटल इतने, वो सारे पैसे आपको मिलेगा। हमने बाहर वालों को, जो हमने कहीं से उधार पे लिया था सामान, या हमने किसी बैंक से अगर लोन लिया होगा, तो वो हमारी कितने रुपए की है, तो वो सारी बताएगी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, कैसे बैलेंस शीट पता लगेगा। अब देखो, तो हमने करा क्या बेसिकली यहां पे, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करा एक तरीके से, उसकी क्लासिफिकेशन करा, जो भी डेटा हमने कलेक्ट करके रिकॉर्ड करा था उसको सब डिवाइड कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। क्लासिफिकेशन करने के बाद एट द एंड ऑफ द ईयर हमने उसको छोटा कर दिया, कंसाइज कर दिया, एक छोटे से पेपर में हमने क्या लिख दिया कि सारे अकाउंट जो जो हमने क्लासिफाई करा था, उस क्लासिफाइड डेटा को हमने समराइज कर दिया, छोटा कर दिया, फिर उससे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लिए। ये जो भी काम आपने प्रोसेस जो था, जो भी काम आपने करा, इसको करने के लिए, या जो भी हमने करा, इसको एक सिग्निफिकेंट मैनर में करा, यानी कि देखो हमारे कंट्री में बिजनेस जब आप करोगे, दिस इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर यू। अगर ये सोर्स ऑफ इनकम है तो इसके कंडक्ट कैसे होगा, कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट लिखी जाएगी, उसके लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं। तो वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो सारे लॉज, उसको फॉलो करके ही ये सारे बुक्स लिखी जाती है। रैंडमली कहीं पे भी कुछ भी आप नहीं लिख सकते, राइट। और जो भी चीजें आपने लिखा वो कैसे एक्सप्रेस करा, इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सप्रेस करा। हर कंट्री में ऐसा होता है। अब यूएस में वो लोग उसको डॉलर्स में लिखेंगे, हम उसको रुपीज में लिखेंगे, राइट। तो अपने अपने करेंसी के हिसाब से हर कंट्री में वो सारी रिकॉर्ड होती है, और उसको जो भी डेटा होगा उस डेटा को एक मॉनिटरी वैल्यू दी जाएगी। अब इसके बाद है, जो भी आपने रिकॉर्ड करा, क्लासिफाई करा, समराइज करा, वो सारे बिजनेस से रिलेटेड इवेंट्स थे या बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस थे, जिसको हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फिर बिजनेस ट्रांजैक्शंस भी कहते हैं, जो हम पिछले क्लास में ऑलरेडी जान चुके हैं अच्छी तरह। सो दीज आर दोज ट्रांजैक्शंस। और इन ट्रांजैक्शंस या जो भी इवेंट्स आप रिकॉर्ड करते हो, उसकी एक फाइनेंशियल कैरेक्टर होनी चाहिए, मतलब इट शुड बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। ऐसी कोई भी चीज जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, यानी कि कोई ऐसी चीज जिसको एक मॉनेटरी वैल्यू नहीं दे सकते, हार्डवर्क, क्वालिटी ऑफ द ओनर, ये सारी चीजें आप वहां पे लिख नहीं सकते, उसकी कोई वैल्यूएशन नहीं कर सकते, मनी में उसको तोल नहीं सकते। तो इट शुड बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, एंड अल्टीमेटली वो कहता है इट इज इंटरप्रेटेड, फिर उसको इंटरप्रेट किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा, पूरी की पूरी जो डेटा है हमने बनाया हुआ है, कि हमने टारगेट बनाया था इतना, प्रॉफिट हुआ इतना, हमने सोचा था प्रॉफिट इतना होगा जो टारगेट में आपने सेट करा, भगवान ना करे किसी साल लॉस हो गया बिजनेस को, तो क्यों हुआ, उसको सारी इंटरप्रेट करके, एनालाइज करके, ये सारी चीजों को अकाउंटेंट जो है यूजर को बताएगा। अब बच्चों, ये यूजर कौन है, यूजर को कम्युनिकेट की जाती है, तब ये यूजर कौन है बच्चों, यूजर ओनर हो सकता है। ओनर ने आके अकाउंटेंट से पूछा, हाँ भाई प्रॉफिट कितना हुआ साल की, बोले सर ये है ना। अगर लॉस हो गया, वो कहेगा अरे लॉस क्यों हो गया, क्या क्या कमियां रह गया,
सर ये हमने नोट करा, देखो ये पॉसिबिलिटीज हो सकता है। तो वो सारी चीजों को इंटरप्रेट करके एनालाइज करा, फिर उसकी कम्युनिकेशन भी हो गई। और मान लो आप कभी किसी बैंक में जाते हो लोन लेने के लिए, बैंक वाले आपके पिछले कुछ सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगेंगे, दिखाओ अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तब जाके हम आपको लोन देंगे। तो वो सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करना होगा उनके सामने, और जो जो इंफॉर्मेशन बैंक्स वगैरह मांगेगी वो आपको देना पड़ेगा। टैक्सेशन पर्पस के लिए गवर्नमेंट भी कुछ इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं आपके डेटा में से, आपके अकाउंटिंग बुक्स में से, वो आपको प्रेजेंट करना होगा जो जो इंफॉर्मेशन वो मांगते हैं। तो दिस इज नोन एज कम्युनिकेटिंग द होल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। जो लोग हमारे अकाउंटिंग बुक्स को चेक करते हैं या देखना चाहते हैं, उनको आप दिखाओगे अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, या जो जो वो उनकी क्वेरीज होगी वो सारे आप प्रेजेंट करोगे उनके सामने। तो ये हो गई बेटे आपकी पूरी डेफिनेशन। जो अगर पेपर में डेफिनेशन आ गया, यू हैव टू कोट दिस डेफिनेशन। इसके बाद है आपका जो अकाउंटिंग प्रोसेस है, या अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, अकाउंटिंग की फीचर कह लो, वो सारी चीजें अब हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। हमने जान तो लिया पूरा प्रोसेस, अब उसकी स्टेप बाय स्टेप उसको करेंगे, उसकी क्रोनोलॉजी कैसे होगी वो देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट ऑन विद इट। तो बच्चों, पहला स्टेप जो है, पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है अकाउंटिंग की, वो है आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिफाई करना। किस चीज की आइडेंटिफाई करना? व्हाट टू रिकॉर्ड, किन चीजों को हम रिकॉर्ड करेंगे, दैट हैज टू बी आइडेंटिफाइड। रेंडमली सारी चीजें आप नहीं लिख सकते, राइट? तो ऐसी चीजों को जो हम मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सके, यानी कि ऐसी एक्टिविटीज जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड हो, बिजनेस एक्टिविटीज हो, और जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सके, सिर्फ उन्हीं चीजों को हम रिकॉर्ड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने पहले भी पढ़ा था बिजनेस ट्रांजैक्शंस। वो बिजनेस ट्रांजैक्शन जो लेन देन होता है किसी भी बिजनेस में, वो जो लेन देन होगा दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच, दैट शुड इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ल्यू ऑफ, और इन एक्सचेंज ऑफ व्हाट? मनी। पैसे के बदले में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज किया जाए, वो सारे हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस है। और उन्हीं बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी कह सकते हो, उनको हम यहां पे नोट करते हैं, लिखकर दिखाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। सो दीज आर योर बिजनेस ट्रांजैक्शंस। वो आपने डेटा को कलेक्ट करना है कि क्या क्या इवेंट्स हैं जो हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को ऊपर ले जा रहा है या नीचे लेके आ रहा है, राइट? द सेकेंड स्टेप इज व्हाट? मेजरिंग। फिर हमें यह तो पता लग गया कि क्या क्या चीजें हमें रिकॉर्ड करना है, यानी कि सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस या किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज से रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होगी, उनको हमने रिकॉर्ड करना है। आपने रिकॉर्डिंग के लिए सारे डेटा कलेक्ट कर लिया, उसके बाद उसको एक मॉनेटरी वैल्यू दोगे, राइट? आपको पता तो लग गया कि ये एक्सचेंज हुआ, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आपने किसी को दिया, इन एक्सचेंज ऑफ व्हाट? आपको मनी, पैसा मिला। तो पैसा है कितना? व्हाट इज द क्वांटम ऑफ दैट मनी? वो चीज आपको यहां पे लिखनी पड़ेगी। मनी कितना है उसका, पैसे कितने हैं उसका, वो आपने यहां पे मेंशन करना है। यानी कि ये सारी की सारी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए जो पैसे के एक्सचेंज में आपने गुड्स एंड सर्विसेज दिया होगा, राइट? दैट इज नोन एज मेजरिंग। और ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस ना कर सके, उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, पहले भी मैंने आपको यह एग्जाम्पल दी थी, वो था हार्डवर्क। एक आदमी बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन वो जो हार्डवर्क है उसको मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस करके नहीं दिखा सकता। एक आदमी बहुत हाईली क्वालिफाइड है, अकाउंटेंट या ओनर जो भी है, उसको आप मॉनेटरी टर्म्स में नहीं दिखा सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, उसको हम नहीं लिख सकते। तो सारी चीजों जो डेटा है जिसको हम मनी में एक्सप्रेस कर सके, हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद बेटे आपको पता लग गया कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया
क्या क्या चीजों को लिखना है, किन किन एक्टिविटीज को लिखना है। आपको पता लग गया जो जो चीजें आपने करा, जो जो चीजें आपने एक्सचेंज करा, उसकी मॉनेटरी वैल्यूएशन कितनी है ये भी पता लग गया। अब आप उसको क्या कर दो, रिकॉर्ड कर दो। और ये जो रिकॉर्ड करोगे अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स होगी। बेसिकली इसको हम कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। दिस इज नोन एज, और these are rather known as books of original entries। अब देखो बच्चे, इसके अंदर जब हम रिकॉर्ड करेंगे, these books of original entries are basically, उसको इनकी नाम से जानते हैं, अकाउंटिंग लैंग्वेज में इनको हम कहते हैं जर्नल। आपने सुना होगा ये टर्म जर्नल। जर्नल बुक आती है, उसमें सारी एक्टिविटीज को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। व्हाट डू यू मीन बाय क्रोनोलॉजी? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब हुआ डेट वाइज ऑर्डर। डेट वाइज का मतलब है, जैसे मैंने कहा, आपने सारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपने जो लिखा, इट वाज फ्रॉम 1st April टिल व्हाट, 31st March ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो ये जो 12 मंथ्स की पीरियड है, आपने डेट के हिसाब से, यानी कि 1st April के पहले सारे, 1st April, 2nd April, 3rd April, 5th April, पूरी अप्रैल, फिर मई का, फिर जून का, जुलाई, अगस्त, ऐसे करते 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 31st मार्च तक की सारी जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसको आपने जर्नल में रिकॉर्ड कर लिया। इन्हीं जर्नल को हम फर्दर सब क्लासिफाई कर सकते हैं। आगे जाके ये अलग अलग चैप्टर से, जर्नल की अलग चैप्टर होगी, फिर आगे आगे हम पढ़ते जाएंगे चैप्टर वाइज। इस जर्नल बुक को हम फर्दर 8 अलग अलग पार्ट्स में सब डिवाइड भी कर सकते हैं। वो 8 बुक्स को, 8 बुक्स को हम कहते हैं बच्चों सब्सिडायरी बुक्स। क्या कहते हैं इनको? सब्सिडायरी बुक्स। और ये जो सब्सिडायरी बुक्स होती है, नेमली क्या क्या हो सकता है? कैश बुक, जहां पे कैश आया या गया, या फिर बैंक, जो आपने बिजनेस के नाम पे एक बैंक अकाउंट खोला होगा, उस बैंक में कितना पैसे डिपॉजिट हुआ, कितना पैसा विड्रॉ हुआ, वो सारी इंफॉर्मेशन कैश बुक में होगा। उसके बाद आती है आपकी सेल्स बुक होगी एक, फिर होगी आपकी परचेजेस बुक, परचेजेस बुक, फिर होगी आपकी सेल्स रिटर्न बुक, परचेजेस रिटर्न्स बुक, फिर होती, ये हो गया आपके 1 2 3 4 5 बुक्स हो गए। फिर होगी आपकी एक बुक होती है जिसको हम कहते हैं बिल रिसीवेबल बुक, एक होती है आपकी बिल्स पेबल बुक, और लास्ट जिसको हम कहते हैं जर्नल प्रॉपर बुक। ये आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे अलग अलग चैप्टर्स में। अब सिर्फ इतना जान लो कि ये अलग अलग बुक्स होते क्या है, जहां पे हम सारी रिकॉर्डिंग करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस की थ्रू आउट द ईयर, ये सारी चीजें करते हैं। ठीक है, तो पहला क्या हो गया? आइडेंटिफाइंग, दूसरा हो गया मेजरिंग, और तीसरा हो गया आपका रिकॉर्डिंग। फिर रिकॉर्डिंग के साथ साथ, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन समझाया था थोड़ी देर पहले, हम क्या करते हैं? रिकॉर्डेड डेटा को क्लासिफाई करते हो, सब डिवाइड कर देते हो। ये जो सब डिवीजन होगी हर अकाउंटिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन की, वो क्लासिफिकेशन जो होगी आपकी, उसके लिए वन ऑफ द मेन अकाउंटिंग बुक्स है जिसको हम कहते हैं बुक्स ऑफ लेजर। ये टर्म भी सुना होगा आप लोगों ने। दीज आर नोन एज बुक्स ऑफ लेजर। लेजर में आपने क्या करा? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने परचेज करा थ्रू आउट द ईयर, तो आप क्या करोगे? परचेजेस की एक लेजर, लेजर मतलब एक डब्बा सा होता है, वो हम सीखेंगे इसका फॉर्मेट बाद में। ऐसा डब्बा आपने बना दिया, और जब जब आपने परचेज करते गए, वो सारी चीजें, जो डेटा आपने रिकॉर्ड करा था, उसी में से परचेजेस को अलग करके यहां पे अलग से डाल दिया। और इस डब्बे को, इस लेजर को हम कहते हैं अकाउंट। उसको ऐसे लिखते हैं, ए शुड बी इन कैप्स, ऑब्लिक सी, सी हम छोटा लिखते हैं। तो ये हो गया परचेजेस अकाउंट। उसी तरह आपने लेजर बना दिया, जो आपने सेल करा, सेल्स के लिए एक लेजर बना दिया, सेल्स अकाउंट। ठीक है, फिर आपने क्या करा? जो आपने
रेंट पे करा या कोई भी एक्सपेंस पे करा, अलग अलग अकाउंट बना दो, रेंट अकाउंट, सैलरीज अकाउंट। सो दीज आर नोन एज लेजर अकाउंट्स। तो इंडिविजुअल आइटम्स की अलग अलग जगह पे आपने नोट कर दिया, सब डिवाइड कर दिया, जिसको हमने कहा क्लासिफिकेशन करा आपने। क्लासिफाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप एट द एंड ऑफ द ईयर, जैसे मैंने कहा रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग जो है थ्रू आउट द ईयर करोगे, आप करते जाओगे 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। फिर 31 मार्च का हमें सारी बुक्स को क्लोज करना। क्लोज करने के लिए हम उसको छोटा कर देते हैं, समराइज कर देते हैं। जैसे मैंने कहा था, समराइजिंग में आप क्या करते हो, सबसे पहले एक तो ट्रायल बैलेंस बनाओगे आप। ट्रायल बैलेंस में हम करेंगे क्या, ये देखो, ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट जहां पे इससे पहले जो क्लासिफाइड डेटा है आपकी, यानी कि ये लेजर अकाउंट्स जो आपने बनाया है अभी तक क्लासिफिकेशन में, उन सब की जो भी टोटलिंग होगी, एंड का जो बैलेंस होगा, सेल्स का, परचेज का, रेंट का, सैलरी का, और पता नहीं कितने ट्रांजेक्शंस होंगे, हर एक लेजर की जो आप क्लोज करने का मतलब है उसका बैलेंस निकाल दो, लास्ट में टोटल कर दो। टोटल करके आप हर एक अकाउंट का एक तो नाम भी लिखते जाओ यहां पे, और उसका टोटल जो आपको यहां पे मिलेगा लेजर में, वो सारे टोटल अमाउंट यहां पे रुपीस डाल के उसमें लिखते भी जाओ, सारे रुपीस को, अमाउंट को। ये हो गया आपका ट्रायल बैलेंस बन गया। और फाइनली जो हमें एक बिजनेस एंटरप्राइज में लास्ट में जाके एट द एंड ऑफ द ईयर हमें बनानी पड़ती है बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये टैक्सेशन पर्पस के भी काम आएगा, कुछ आपके लीगल कंप्लायंस होती है। लीगल कंप्लायंस का मतलब है कुछ लॉज बने हुए हैं, उस लॉज के हिसाब से ये सारा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बिजनेस के अकाउंट्स वगैरह, बिजनेस के बुक्स वगैरह। तो उसके लिए हम लास्ट में जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जो मैंने पहले भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करा definition में। and these financial statements are what, namely they are ट्रेडिंग अकाउंट, पहला बन गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा बन गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये जो दो अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन दोनों अकाउंट से एक तो आपको पता चलेगा ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना प्रॉफिट अर्न करा, या फिर आपको कितना लॉस हो गया, ये आपको पता लगेगा ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज इनकम स्टेटमेंट। और जो तीसरा स्टेटमेंट बनेगा दैट इज नोन एज बैलेंस शीट। जैसे मैंने पहले भी कहा था, बैलेंस शीट से हमें एक बिजनेस की एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है 31 मार्च को जाकर। इसीलिए इसको हम पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं बच्चों, पोजीशन स्टेटमेंट। और यह बिजनेस की पोजीशन बताती है, जैसे बिजनेस के पास टोटल कितना एसेट्स है, एसेट्स मतलब बिजनेस के पास प्रॉपर्टी कितनी है, फिर बिजनेस का उधार कितना है, लोन कितना है, या जो उधार में हमने सामान खरीदा है, लोगों को जो हमने पैसे देने हैं वो कितने, वो सारी यहां पे दिखाया जाएगा। एक बिजनेसमैन जो ओनर है उसकी टोटल पैसा कितना बिजनेस में लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल, तो वो कैपिटल यहां पे पता लगेगा। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट, और इसको हम बैलेंस शीट कहते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप बनाओगे जब आप समराइज करोगे। तो आपने डेटा को आइडेंटिफाई करा, कलेक्ट करा, सारे डेटा कलेक्ट करके उसके एक मॉनिटरी वैल्यू दे दी, सेकेंड स्टेप में मेजरिंग करा, उसकी रिकॉर्डिंग करी, रिकॉर्डिंग करने के बाद उसका सब डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, क्लासिफिकेशन करा लेजर में। फिर आपने लेजर की टोटलिंग करके लेजर के बैलेंसेस को आपने अलग से स्टेटमेंट में डाल दिया, समराइज करके छोटा कर दिया उसको, कि परचेज इतना है, सेल इतना है, अजय से इतने पैसे लेना है, विजय को इतने पैसे देने, रेंट इतना पे करा, सैलरी इतना पे करा, साइड में कॉलम में उसका अमाउंट भी लिखते जाइए। तो ये हो गया आपका समराइजिंग। अकाउंटिंग पार्ट जो है यहां खत्म हो जाती है, लेकिन पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस अभी आपका खत्म नहीं हुआ।
समराइजिंग के बाद भी हम क्या करते हैं बच्चों, प्रॉफिट लॉस पता लग गया, फाइनेंशियल पोजीशन पता लग गया, अब उस फाइनेंशियल पोजीशन जो भी आया या प्रॉफिट और लॉस जो भी हुआ उसकी बेटे हम एनालाइजिंग करते हैं या उसको इंटरप्रेट करते हैं या उसको हम इवैल्यूएशन करते हैं कि जो भी हमने डेटा टारगेट वगैरह हमने फिक्स करा था, क्या वो टारगेट हम अचीव कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं ड्यूरिंग द ईयर. सो दैट इज नोन एज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. ये हमारी हेल्प करती है टू प्लान फॉर द फ्यूचर. फ्यूचर की हमें प्लान करने में आसानी होती है क्योंकि आपने इंटरप्रेट करते समय, एनालिसिस करते समय आपको ये पता लगा, अगर मान लो वो टारगेट जो आपने फिक्स किया था एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, वो टारगेट सपोज आप अचीव नहीं कर पाए, तो ऐसा क्या कारण होगा जिसकी वजह से आप अचीव नहीं कर पाए. वो सारी चीजों को यहां पे आप प्लानिंग करोगे जब फ्यूचर के लिए, प्लान करने में ये सारी डेटा इंफॉर्मेशन एनालिसिस आपको हेल्प करेगा, मदद करेगा. ठीक. उसके बाद लास्ट में आते हैं कम्युनिकेटिंग. अब कम्युनिकेशन का मतलब है, जैसे मैंने कहा, जिन्होंने अकाउंटिंग बुक्स प्रिपेयर करा, अकाउंटेंट्स होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे, जो भी होगा, उन्होंने अब जो भी डेटा प्रिपेयर करा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया, उसके एनालिसिस करा, इंटरप्रेट करा, करने के बाद ये सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने यूजर्स को देना. यूजर मतलब हमारी अकाउंटिंग बुक्स कौन कौन देखना चाहेगा, जो भी पार्टीज इंटरेस्टेड होंगे उनको आप ये दिखाना होगा. तो कम्युनिकेशन का मतलब है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ आवर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स. और ये जो यूजर्स है, कुछ इंटरनल यूजर होंगे जो हमारे बिजनेस का अंदर के पार्ट है. इंटरनल यूजर्स हो गए आपके, एक तो हो गया आपका ओनर. ओनर देखना चाहेगा अपनी बिजनेस की अकाउंटिंग, सारी इंफॉर्मेशन, सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह, सारी अकाउंटिंग डेटा. ठीक है, ओनर देखेगा ताकि वो फ्यूचर के लिए प्लान कर सके, बिकॉज ओनर इज द पर्सन जो डिसीजन लेगा फ्यूचर के लिए. तो ही हैज टू लुक इनटू द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वो ये सारी इंफॉर्मेशन देखेगा. दूसरा हो गया मैनेजमेंट. मैनेजमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट अगर है आपके बिजनेस में, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसका डिपार्टमेंट हेड होगा. वो सारे मैनेजमेंट भी अपने अपने हेड्स और डिपार्टमेंट्स के डिसीजंस वगैरह लेते हैं, तो वो भी चेक करेगा कि क्या हुआ. अपनी कंसर्न डिपार्टमेंट के बारे में जितनी उनको इंफॉर्मेशन चाहिए होगा वो क्या करेगा, अकाउंटेंट से लेगा और डिसीजन लेगा फ्यूचर के लिए. मैनेजमेंट हो गए. कुछ होते हैं आपके एक्सटर्नल यूजर्स, ये भी आपके चैप्टर में है एक टॉपिक, व्हाट आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. एक्सटर्नल यूजर्स जो बाहर वाले आपके अकाउंटिंग बुक्स देखना चाहेंगे, फॉर एग्जांपल बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिससे आप पैसे लोन पे लेते हो. लोन देने से पहले बैंक वगैरह आपकी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स वगैरह चेक करेगा. वो कहेगा पिछले 3 सालों की, आप ना 3 साल 4 साल जो भी है, जितना उनको जरूरत होगा उसके हिसाब से वो कहेगा अपना वो दिखाओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाओ, आपने पिछले 4 सालों में 5 सालों में कितना प्रॉफिट अर्न करा, ऐसा तो नहीं है लॉस हो गया. तो उसके हिसाब से वो डिसीजन लेंगे कि आपको लोन देना है, नहीं देना है, या कितना लोन देना है. वो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डिसाइड करेंगे. एक हो सकता है आपका इन्वेस्टर जो आपके बिजनेस में पैसे लगाता है, वो भी देखना चाहेगा कि क्या बिजनेस आप कर रहे हो. अगर बिजनेस कर रहे हो तो रिटर्न, पैसा कितना कमा रहे हो उस बिजनेस में इतना पैसा लगा के, तब जाके अगर उसको लगेगा नहीं यार ठीक रिटर्न मिल जाएगा मेरे को, तब जाके वो उस आपके बिजनेस में पैसे लगाएगा. या पोटेंशियल इन्वेस्टर्स भी कहते हैं, जो फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहेगा आपके बिजनेस में, दे विल लुक इनटू इट. उसके बाद हो सकते हैं कुछ क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स का मतलब होता है बच्चों, जिससे आप, जैसे मान लो कोई सप्लायर है, सप्लायर से आप सामान खरीदते हो उधार पे, ठीक है, एकदम से बल्क में जब आप सामान खरीदते हो, पूरी की पूरी पेमेंट ऐसे होती नहीं है बिजनेस में. नॉर्मली ऐसे होता है कि पूरी पेमेंट हम इकट्ठे करते नहीं है, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, थोड़ा थोड़ा करके, इंस्टॉलमेंट करके, या 3 महीने बाद इकट्ठे. वो एक जो भी डील होगा आपके उसके साथ, सप्लायर के साथ,
तो दे आर योर क्रेडिटर्स, जिनसे आप उधार पे सामान खरीदते हो। वो भी देखना चाहेगा कि क्या मैं उधार पे इस बिजनेसमैन को या इस बिजनेस एंटरप्राइज को पैसे दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं। बहुत ज्यादा रिस्क तो नहीं है इनको पैसे देने में, ऐसा तो नहीं है कि बाद में पैसे नहीं लौटा पाएंगे। वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखकर ही उनको पता लग जाएगा कि नहीं यार, ये बिजनेस ऐसा है जो हमेशा अच्छी खासी प्रॉफिट कमाती है, तो ये पैसा कभी रोक नहीं सकते हमारे, मतलब रोकेगा नहीं, ये दे सकता है। दे आर कैपेबल ऑफ पेइंग ऑफ आवर मनी, देन दे विल गिव यू गुड्स, तब वो आपको सामान देगा उधार पे। सो दे आर योर क्रेडिटर्स। गवर्नमेंट देख सकती है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर टैक्सेशन पर्पस। आपने अगर टैक्स रिटर्न फाइल करा, जैसे आपका प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट के हिसाब से आपने 30% 40% जो भी टैक्स पे करना, आपने टैक्स पे करा, गवर्नमेंट रिटर्न फाइल करा। अगर गवर्नमेंट को शक हुआ तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपके रिकॉर्ड बुक्स को चेक भी करा सकती है। ये गवर्नमेंट हो गया। कुछ रिसर्चर्स होते हैं, जैसे मैंने कहा ना, कुछ सर्वेयर्स आपके स्कूल में आ गए डेटा लेने के लिए, वो रिसर्चर्स आके बिजनेस में पूछ सकते हैं डेटा वगैरह, आपको उनको देना पड़ेगा। सो दीज आर सम ऑफ द एक्सटर्नल यूजर्स। तो बच्चों, आज की क्लास में जो हमने कवर करा, अगर उसको छोटा सा हम देखना चाहे इन ब्रीफ, वो हमने क्या करा, पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस जो आपने सीखा। सबसे पहले आपका क्या हुआ, आइडेंटिफिकेशन हुआ, यानी कि किन किन चीजों को रिकॉर्ड करोगे उसकी आइडेंटिफिकेशन हुई। फिर उसकी आपने क्या करा, मेजरिंग करा, उसको एक मॉनेटरी वैल्यू दे दिया आपने। फिर आपने क्या करा, उसको रिकॉर्ड करा, रिकॉर्डिंग हुई। कहां पे रिकॉर्डिंग हुई, आई टोल्ड यू, या तो वो जर्नल था, जर्नल बुक था, और जर्नल को ही हमने फर्दर सब डिवाइड करके उनको हमने रिकॉर्ड करा। कहां पे, दीज बुक्स आर सेपरेट बुक्स फॉर सेपरेट पर्पसेस एंड दीज आर नोन एज सब्सिडायरी बुक्स, यहां आपने रिकॉर्ड करा। फिर ये पूरे थ्रू आउट द ईयर करने के बाद आपने पूरे डेटा की क्लासिफिकेशन करा, दैट इज क्लासिफाइंग। क्लासिफिकेशन यानी कि अलग अलग, जैसे मैंने कहा लेजर में अलग अलग लेजर अकाउंट्स बना दिए उनके नेचर के हिसाब से। रेंट के लिए अलग, सैलरी के अलग, कैपिटल के लिए अलग, किसी प्रॉपर्टी के लिए अलग, एक्सपेंसेस के लिए, परचेजेस के लिए अलग, सैलरीज के लिए अलग, वो आपने क्लासिफाई कर। क्लासिफिकेशन के बाद आपने साल के एंड में उसको समराइज करा। जो आपने समराइजिंग करा, कहां पे समराइज करा आपने, आपने क्या करा, स्टेटमेंट जो बनाया, एक तो ट्रायल बैलेंस में क्लासिफाइड डेटा को आपने इकट्ठे करा, उसकी बैलेंसेस को लिखते गए। फिर इससे आपने क्या बनाया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी आपकी, वो नेमली क्या क्या था, वो हैं आपके, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां से प्रॉफिट या लॉस पता लगा, और तीसरा था आपका बैलेंस शीट। इसके बाद आपने क्या करा, इंटरप्रेटिंग एंड एनालाइजिंग। उस डेटा को आपने इंटरप्रेट और एनालाइज करा, जो भी आपने परफॉर्मेंस रिजल्ट आपको मिला उसकी आपने इवेलुएट करा, उसको देखा आपने कि कितना कम था या कितना ज्यादा था, क्यों था, रीजन को समझा। उसके बाद ये सारी चीजें कम्युनिकेट हुआ, किसको कम्युनिकेट हुआ, टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग बुक्स। कम्युनिकेशन टू यूजर्स, और वो यूजर्स हमने अभी डिस्कस करा कौन कौन हो सकते हैं। एक आपके एक्सटर्नल यूजर्स भी हो सकते हैं, और दूसरा आपका इंटरनल यूजर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों प्लीज गो थ्रू दिस लेक्चर अच्छी तरह, और इसमें जो भी आपके डाउट्स होंगे प्लीज कम अप विद दोज डाउट्स और मुझसे पूछो। नेक्स्ट क्लास में हम अकाउंटिंग टर्म्स वगैरह सीखेंगे कि ये जो मैंने रिकॉर्ड करा, कुछ चीजें तो आपको पता लग गया, रेंट, सैलरी, एक्सपेंसेस थे, रेवेन्यू, सेल्स, वो आपकी इनकम, इसी से इनकम या प्रॉफिट निकालते थे, सेल्स में से या रेवेन्यू में से जब एक्सपेंसेस को माइनस करा। तो वो सारे टर्म्स क्या क्या यूज करते हैं, जैसे मैंने अभी एक टर्म लिया था क्रेडिटर, जिनसे हम उधार पे सामान खरीदते। सो वो टर्म्स जो हम यहां पे रिकॉर्ड करते समय यूज करेंगे, उसको हमें जानना है अच्छी तरह। एक बार वो जान लो, दिस इज योर सेकेंड चैप्टर ऑफ योर
टेक्स्ट बुक, एक बार वो टर्म्स आपको पता लग जाए, फिर इसके बाद आप प्रैक्टिकल करना शुरू कर सकते हो। ओके, थैंक यू।